प्रश्नावली 6.3 का अगला एग्जाम्पल देखो। यदि एक समलंब चतुर्भुज के आधार के अतिरिक्त 3 भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तब समलंब चतुर्भुज का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें एक समलंब चतुर्भुज दे रखा है और उस समलंब चतुर्भुज में आधार के अतिरिक्त अन्य जो 3 भुजाएं हैं उन भुजाओं का माप दे रखा है और वो माप है 10 सेंटीमीटर। अब देखो समलंब चतुर्भुज में हमें कौन सी भुजा को आधार में लेना है, तो हमें उस भुजा को आधार में लेना है जो समांतर भुजाओं में आ रही हो। देखो यहाँ पर हमने एक ABCD समलंब चतुर्भुज ले रखा है और इस समलंब चतुर्भुज में भुजा ABCD के समांतर है। AB किसके समांतर है? CD के, मतलब ये दो भुजाएं समांतर भुजाएं हैं। तो इन्हीं दोनों समांतर भुजाओं में से हमें किसी एक भुजा को आधार में लेना है। तो यहाँ पर हम भुजा AB को आधार में ले रहे हैं, तो इसको आधार में ले लिया। तो ये जो अब 3 भुजाएं बच गई, इन 3 भुजाओं का हमें माप दे रखा है और वो है 10 सेंटीमीटर। अब हमें इस समलंब चतुर्भुज का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिकतम होना चाहिए और वो अधिकतम क्षेत्रफल है कितना, वो भी हमें ज्ञात करना है। तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उन समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी। और यहाँ पर समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी को मैंने लिख रखा है ऊंचाई से। अब देखो ये जो आकृति हमने ली है समलंब चतुर्भुज ABCD की, इस समलंब चतुर्भुज के शीर्ष C और शीर्ष D, इन दोनों शीर्षों से हम सम्मुख भुजा AB पर CN और DM ये 2 लंब डालेंगे। अब देखो ये 2 लंब डालने से ये जो आकृति बन रही है MNCD, ये जो आकृति बन रही है ये आकृति या तो वर्ग की होगी या आयत की होगी, दोनों में से किसी एक की आकृति होगी। अब देखो चाहे वर्ग हो चाहे आयत हो, दोनों में ही सम्मुख भुजाएं होती है बराबर, मतलब CD भुजा किसके बराबर होगी? MN भुजा के होगी। मतलब CD 10 सेंटीमीटर है तो MN भुजा भी कितने सेंटीमीटर की होगी? 10 सेंटीमीटर की होगी। तो MN भुजा है 10 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर 2 त्रिभुजों की आकृति बन रही है। एक तो त्रिभुज है AMD और एक त्रिभुज है BNC। इन दोनों त्रिभुजों में देखना त्रिभुज AMD में कोण M और त्रिभुज BNC में कोण N, ये दोनों कोण बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। साथ में त्रिभुज AMD की भुजा AD और त्रिभुज BNC की भुजा BC, ये दोनों भी बराबर हैं। क्यों? क्योंकि दोनों भुजाओं का माप है 10 सेंटीमीटर। त्रिभुज AMD की भुजा MD और त्रिभुज BNC की भुजा NC, ये दोनों भी बराबर हैं। क्यों? क्योंकि ये है समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी और समांतर भुजाओं के मध्य दूरी होती है बराबर। तो इसका कारण लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कारण आपको पता होना चाहिए। ये दोनों बराबर क्यों हैं? ये दोनों बराबर इसलिए हैं क्योंकि ये दोनों समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी है और समांतर भुजाओं के मध्य की जो दूरी होती है वो हमेशा बराबर होती है। अब देखो यहाँ पर त्रिभुज AMD और त्रिभुज BNC, ये दोनों त्रिभुज RHS इस नियम से हो गई सर्वांगसम। कौन से नियम से? RHS नियम से। ये दोनों त्रिभुज हैं सर्वांगसम। सर्वांगसम का मतलब ये है कि इन दोनों त्रिभुजों को एक दूसरे के ऊपर रखने पर ये दोनों एक दूसरे को पूर्णतया ढक लेंगे। अब देखो RHS में त्रिभुजों को लिखने का जो तरीका है वो तरीका क्या है? तो एक त्रिभुज का नाम लिख लो पहले। तो त्रिभुज AMD
डी, सर्वांग सम का चिन्ह लगाओ और त्रिभुज का चिन्ह लगाओ। अब अगले त्रिभुज का हम नाम लिखेंगे। तो देखो कोण एम किसके बराबर है, एन के बराबर है। इसका मतलब शीर्ष एम के संगत शीर्ष है एन, एम के संगत कौन है, एन, और एन के संगत है एम। इन भुजाओं में देखना, यहाँ पर देखो कौन सा शीर्ष आ रहा है, यहाँ पर दोनों ही जगह डी शीर्ष आ रहा है, और यहाँ पर कौन सा शीर्ष उभयनिष्ठ आ रहा है, यहाँ पर शीर्ष उभयनिष्ठ आ रहा है सी। इसका मतलब डी के संगत सी है और सी के संगत डी है। अब देखो बच गया कौन सा, एम के संगत तो एन है, एन के संगत एम, डी के संगत सी, सी के संगत डी, तो बच गया ए के संगत बी और बी के संगत ए। इस प्रकार ए के संगत बी और बी के संगत ए। तो ए के संगत तो हमें मिला है बी, एम के संगत कौन है, एन, और डी के संगत है सी। तो त्रिभुज ए एम डी सर्वांग सम है त्रिभुज बी एन सी के, और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग होते हैं बराबर। तो यहाँ से मैं भुजा ज्ञात करूंगा, ए एम भुजा मुझे किसके बराबर मिलती है। तो देखो ए एम भुजा किसके बराबर है, ए एम भुजा है बी एन के बराबर, ए एम भुजा किसके बराबर आ रही है, बी एन भुजा के बराबर आ रही है। मतलब ये जो भुजा है ए एम, ये इस एन बी के बराबर है। अब देखो इस बी एन को मैं मान लेता हूं अक्ष, तो ए एम भी कितना हो जाएगा, अक्ष सेंटीमीटर हो जाएगा, ये हमने मान लिया। तो यहाँ पर हमने बी एन भुजा को मान लिया अक्ष सेंटीमीटर, तो बी एन अक्ष सेंटीमीटर है, तो ए एम भुजा भी कितनी हो जाएगी, अक्ष सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखो यहाँ से हम ए बी भुजा ज्ञात कर लेते हैं। कौन सी भुजा ज्ञात करते हैं, ए बी। तो ए बी बराबर देखो क्या आएगा, ए बी बराबर आएगा अक्ष प्लस 10 प्लस अक्ष, मतलब 2 अक्ष प्लस 10 सेंटीमीटर, ये आ गई ए बी भुजा। अब देखो समांतर भुजाओं में ये भुजा और ये भुजा, इन दोनों भुजाओं का माप हमारे पास है। अब हमें दोनों समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी भी ज्ञात करनी है, मतलब हमें ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। तो हमें ज्ञात करनी है एम डी या एन सी, तो दोनों में से कोई एक ज्ञात कर लो, क्योंकि एम डी और एन सी दोनों ही क्या है, बराबर है। तो इस त्रिभुज में हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ त्रिभुज ए एम डी में, ए एम डी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पर है 10, तो 10 का स्क्वायर बराबर आधार को ले लो 10 और ऊंचाई को ले लो एम डी। तो आधार है अक्ष, तो अक्ष का स्क्वायर प्लस ऊंचाई एम डी का स्क्वायर। तो यहाँ से एम डी स्क्वायर बराबर आ गया 10 का स्क्वायर माइनस अक्ष स्क्वायर, तो एम डी बराबर आ गया रूट 10 का स्क्वायर माइनस अक्ष का स्क्वायर। अब देखो ये जो मान हमें मिले हैं, इन मानों का उपयोग करेंगे हम इस सूत्र में। तो इस साइड वाली बातें तो हमें पता है, तो इनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाओं का योग का मतलब सी डी प्लस ए बी। अब सी डी भुजा का माप है 10 और ए बी भुजा का माप हमने अभी ज्ञात किया है, वो है 2x प्लस 10। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा समांतर भुजाओं का योग, और योग आ जाएगा 20 प्लस 2x। तो यहाँ पर आ जाएगा 20 प्लस 2x गुणा ऊंचाई। ऊंचाई हमें मिल गई, ऊंचाई का मतलब एम डी या समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी, वो है रूट 10 का स्क्वायर माइनस अक्ष स्क्वायर। अब हमें ये जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल को दिखाना है उच्चतम। अब देखो यहाँ पर जो भी राशियां लिखी हुई है वो काम करेगी चर का। अब देखो जो राशियां संख्या है वो तो हमेशा क्या होती है, अचर होती ही है। तो यहाँ पर चर का काम कौन करेगा, चर का काम करेगा केवल अक्ष। तो
ये जो फलन लिखा हुआ है वो एक ही चर के रूप में लिखा हुआ है। अब हम इस फलन को कुछ नाम दे देते हैं, तो इसको हमने नाम दे दिया एफ एक्स। एक्स ही क्यों लिखा, क्योंकि ये एक्स के पदों में लिखा हुआ है। अब देखो ये जो फलन एफ एक्स है, ये फलन एफ एक्स अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें देखो रूट का चिन्ह आ रहा है, तो रूट का चिन्ह आ गया, तो जब हम आगे अवकलन करेंगे तो अवकलन इसका हो जाएगा थोड़ा बड़ा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस फलन का कर देंगे वर्ग। वर्ग करने पर रूट का चिन्ह हट जाएगा। तो एक काम करते हैं, इस फलन को यहाँ पर मैं अलग नाम दे देता हूँ, यहाँ पर हम नाम दे देते हैं ए। अब हम इसका वर्ग करते हैं तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बराबर 1/4 20 प्लस 2x का स्क्वायर 10 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा, यहाँ से देखो 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा तो 2 के ऊपर है स्क्वायर, स्क्वायर है तो बन जाएगा 4, 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पर बचेगा 10 प्लस x का होल स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 10 प्लस x गुणा 10 माइनस x। इसको क्या लिखेंगे, 10 प्लस x गुणा 10 माइनस x। तो ए स्क्वायर बराबर आ गया 10 प्लस x का होल क्यूब गुणा 10 माइनस x। अब ये जो ए स्क्वायर है इसको मान लो नया फलन है, और इसको हम मान लेते हैं फलन एफ एक्स बराबर 10 प्लस x का क्यूब गुणा 10 माइनस x। अब ये फलन एफ एक्स है, ये जो फलन एफ एक्स है ये यदि उच्चतम होगा तो ए बी उच्चतम होगा, और एफ एक्स निम्नतम होगा तो ए बी निम्नतम होगा। तो एफ एक्स न्यूनतम है या उच्चतम, तो इसके लिए एफ डैश एक्स ज्ञात करो और क्रांतिक बिंदु ज्ञात कर लो। तो एफ डैश एक्स बराबर आ जाएगा 3 गुणा 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, फिर आधार का अवकलन आएगा 1 10 माइनस एक्स ऐसा कैसा प्लस 10 प्लस एक्स का होल क्यूब ऐसा कैसा। अवकलन करेंगे इसका तो इसका अवकलन होगा माइनस का 1, तो यहाँ पर चिन्ह हमें मिल जाएगा माइनस का। तो एफ डैश एक्स बराबर, यहाँ से देखो कॉमन क्या रहा है, कॉमन आ रहा है 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ से गुणा में आएगा 3, और इसको गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा, देखो 3 गुणा हो जाएगा इस कोष्टक से, तो बन गया 30 माइनस 3x, और यहाँ से हमें मिलेगा माइनस 10 प्लस x। अब इसको हल करके लिख लो, तो एफ डैश एक्स बराबर 10 प्लस x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, देखो 30 माइनस 10 मतलब 20, माइनस का 3x और माइनस का x माइनस का 4x। यहाँ से देखो 4 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, तो एफ डैश एक्स बराबर 4 को कॉमन लिया तो 10 प्लस x का होल स्क्वायर, और यहाँ से आएगा 5 माइनस x। अब एफ डैश एक्स बराबर 0 रखो और क्रांतिक बिंदु ज्ञात करो। तो एफ डैश एक्स बराबर 0 हो तब 4 गुणा 10 प्लस x का होल स्क्वायर गुणा 5 माइनस x बराबर 0। तो यहाँ से x का मान, देखो यहाँ से तो x का मान आएगा माइनस का 10, और यहाँ से x का मान हमें मिलेगा प्लस का 5। तो ये हमें मिल गए 2 क्रांतिक बिंदु। अब देखो इस फलन को भी देख लो, फलन है बहुपदीय फलन, और बहुपदीय फलन प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होता है, मतलब दूसरे चरण से हमें x का कोई मान नहीं मिलेगा। तो क्रांतिक बिंदुओं को लिखो, क्रांतिक बिंदु, क्रांतिक बिंदु, क्रांतिक बिंदु कौन कौन से हैं, एक तो है x बराबर -10 और एक है x बराबर 5। अब हम इन क्रांतिक बिंदुओं पर एफ डबल डैश का चिन्ह देखेंगे। अब देखो यहाँ पर आपको एक क्रांतिक बिंदु मिला है -10। अब x क्या है, x देखो इस त्रिभुज की भुजा है, इस त्रिभुज में किसका काम करिए, भुजा का, और भुजा ऋणात्मक नहीं होती है, इसका मतलब यहाँ पर हम x का मान -10 नहीं ले सकते, तो यहाँ से हमें -10 को हटाना होगा। हम x का केवल एक ही मान लेंगे और वो मान है 5। तो अब इस क्रांतिक बिंदु पर एफ डबल डैश का चिन्ह देखो, तो एफ डबल डैश याद करो, तो ये रहा एफ डैश,
तो एफ डबल डैश एक्स बराबर क्या आ जाएगा, देखो 8 10 प्लस एक्स गुणा 5 माइनस एक्स प्लस 4 गुणा 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा कैसा, इसका अवकलन करो और इसका अवकलन आएगा माइनस का 1, तो यहाँ पर चिन्ह आ जाएगा माइनस का। तो एफ डबल डैश, अब देखो एफ डबल डैश एक्स, देखो यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन भी ले लो एक बार। तो कॉमन यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, 4 गुणा 10 प्लस एक्स, ये हमें कॉमन मिल रहा है। तो गुणा में क्या जाएगा, गुणा में आएगा 10 माइनस 2x माइनस, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा 10 प्लस एक्स। तो एफ डबल डैश एक्स बराबर, एफ डबल डैश एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 4 गुणा 10 प्लस एक्स। इसको हल करो, तो इसको हल करने पर देखो 10 से 10 तो हो जाएगा कैंसिल, माइनस का 2x और प्लस का ये भी माइनस का x बन जाएगा, तो ये बन गया माइनस का 3x। अब x बराबर 5 पर देखो एफ डबल डैश का चिन्ह, तो ये जो एफ डबल डैश है इसमें x की जगह रख दो 5, तो एफ डबल डैश 5, या ऐसा कह सकते हैं कि 5 पर एफ डबल डैश का मान, तो 4 गुणा यहाँ से क्या मिलेगा 15 गुणा माइनस का 15। तो देखो चिन्ह हमें किसका मिलेगा, चिन्ह हमें मिलेगा माइनस का। इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि x का मान जब 5 हो तो एफ डबल डैश 0 से छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फलन f है ये फलन क्रांतिक बिंदु 5 पर उच्चतम होगा। तो इस बात को यहाँ पर हम लिखते हैं। x बराबर 5 पर फलन f उच्चतम होगा। अब f उच्चतम होगा तब a भी क्या होगा, उच्चतम होगा। तो इसकी जगह हम यहाँ पे लिख देंगे a उच्चतम होगा। a क्या है, क्षेत्रफल, तो x बराबर 5 पर क्षेत्रफल उच्चतम है। इस प्रकार वो लिख देंगे हम, x बराबर 5 पर क्षेत्रफल उच्चतम है। अब वो उच्चतम क्षेत्रफल है कितना वो भी हम ज्ञात करते हैं। तो ये जो क्षेत्रफल का सूत्र है, इस सूत्र में x की जगह रख दो 5, तो a बराबर 1/2 गुणा 20 प्लस 10 गुणा 10 का स्क्वायर हो गया 100 माइनस 5 का स्क्वायर 25। तो a बराबर क्या आ जाएगा, देखो 20 प्लस 10 30 में 2 का भाग दिया तो आ गया 15। यहाँ से आ जाएगा √75, और √75 को देखो हम क्या लिखेंगे, √75 को लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 3। तो यहाँ पर जोड़ा बन गया, तो 5 तो आ गया बाहर और अंदर रह गया 3, तो √75 को लिख सकते हैं हम 5 गुणा √3। तो गुणा कर लो, आ गया 75√3। ये क्षेत्रफल है, तो इकाई क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें देखो इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिकतम दिखाना था, जो कि हमने दिखा दिया। उसके बाद उस अधिकतम क्षेत्रफल को ज्ञात भी करना था, तो हमने उस अधिकतम क्षेत्रफल को ज्ञात कर लिया। और वो अधिकतम क्षेत्रफल है कितना, तो वो अधिकतम क्षेत्रफल है 75√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला उदाहरण देखो, सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। हमें देखो क्या दे रखा है, हमें एक शंकु के अंतर्गत लंबवर्तीय बेलन दे रखा है। इस बेलन का वक्र पृष्ठ महत्तम होना चाहिए। वक्र पृष्ठ महत्तम का मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उच्चतम होना चाहिए। और इस महत्तम वक्र पृष्ठ वाले बेलन की जो त्रिज्या है वो शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। ये भी हमें दर्शाना है। तो हमें देखो दो बातें दर्शानी है।
एक तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो, अधिकतम हो, और अधिकतम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले बेलन की जो त्रिज्या है वो शंकु की त्रिज्या की आधी हो। ये भी हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हमने शंकु के अंतर्गत एक बेलन बना लिया। इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिकतम दिखाना है। अब देखो शंकु के अंतर्गत बेलन का चाहे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उच्चतम दिखाना हो, चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल उच्चतम दिखाना हो, चाहे आयतन हमें उच्चतम दिखाना हो, शंकु के अंतर्गत बेलन का चाहे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उच्चतम दिखाना हो, चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल उच्चतम दिखाना हो, चाहे आयतन उच्चतम दिखाना हो, तीनों ही स्थितियों में जब हम शंकु के अंतर्गत लंबवर्तीय बेलन को बनाएंगे, जब हम शंकु के अंतर्गत बेलन को जब हम बनाएंगे तो उस बेलन का केंद्र और शंकु का केंद्र समपाती होंगे। पहली बात क्या है, पहली बात यह है कि जब हम इस प्रकार की स्थितियों में ये आकृति बनाएंगे तब बेलन का केंद्र और शंकु का केंद्र दोनों केंद्र समपाती होंगे। दूसरी बात, बेलन के केंद्रों को मिलाने वाला ये जो रेखाखंड है, ये रेखाखंड और शंकु के केंद्र और शंकु के शीर्ष को मिलाने वाला रेखाखंड भी समपाती होगा। ये दो बातें हमें ध्यान में रखनी है। अब देखो हम प्रश्न पर आते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिकतम दिखाना है, तो हमें इस बात को लेकर चलना है। उत्पत्ति में जिसको हमें अधिकतम या निम्नतम दिखाना हो उसको हमें लेकर के चलना है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h। अब हमें यहाँ पर जो मिला है इसमें जो जो राशियाँ काम में आती है वो क्या होती हैं, चर होती हैं। अब सभी चर नहीं होती, हमें पता करना होगा कि इनमें कौन सी तो चर है और कौन सी अचर है। तो देखो 2π तो एक संख्या है और संख्या हमेशा होती है अचर। r और h की हम बात करें तो r और h के बारे में हमें यहाँ पर प्रश्न में नहीं दे रखा है। इसका मतलब यहाँ पर r और h किसका काम करेंगे, चर का काम करेंगे। r और h दोनों किसका काम करेंगे, चर का काम करेंगे। अब देखो हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ पर कौन अचर है और कौन चर है, इस बात का तो हमें पता चल गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इसको एक ही चर में बदलना है। या तो हम इसको r में रखें या हम इसको h में रखें, हमें केवल इसको एक ही चर में रखना है। तो हम इसको एक ही चर में बदलते हैं। तो एक ही चर में बदलने के लिए देखो यहाँ पर देखो दो वृत्त देखना, एक वृत्त AOD, एक बार मैं नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर त्रिभुज, सॉरी वृत्त नहीं त्रिभुज देखने, त्रिभुज AOD व त्रिभुज EFD। अब देखो यहाँ पर बेलन के आगे लंबवर्ती शब्द लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि इन केंद्रों को जब हम मिलाएंगे तो केंद्रों को मिलाने वाला रेखाखंड इस त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब देखो यहाँ पर हम लंबवर्तीय शंकु, लंबवर्तीय बेलन इन्हीं का अध्ययन करते हैं। तो कई बार हमें नाम लिखा हुआ मिल जाएगा इनके आगे और कई बार इनके आगे नाम लिखा हुआ नहीं मिलेगा। नाम नहीं लिखा हुआ है उसका मतलब भी हम लंबवर्तीय बेलन, लंबवर्तीय शंकु का ही अध्ययन कर रहे हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो अब देखो यहाँ पर ये कोण कितना है, 90 डिग्री का, और बेलन का ये जो वक्र पृष्ठ है, ये वक्र पृष्ठ भी इस आधार के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो त्रिभुज AOD में कोण O और त्रिभुज EFD में कोण F, ये दोनों बराबर हैं। क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। त्रिभुज AOD में कोण D और त्रिभुज EFD में कोण D दोनों क्या है, उभयनिष्ठ है। दोनों क्या है, उभयनिष्ठ है। तो त्रिभुज AOD व त्रिभुज EFD ए समरूपता नियम से ये दोनों त्रिभुज हो गए समरूप। तो एक बार नियम का नाम लिखो, ए समरूपता नियम से
दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। अब अब देखो समरूप हो गए, तो अब हमें इनको लिखना कैसे, तो एक त्रिभुज का नाम लिख लो, त्रिभुज ए ओ डी, और समरूप का चिन्ह लगाओ और त्रिभुज का चिन्ह लगाओ। अब देखो कोण ओ किसके बराबर है, कोण ओ एफ के बराबर है, इसका मतलब शीर्ष ओ के संगत शीर्ष है एफ। कोण डी किसके बराबर है, कोण डी के, इसका मतलब डी के संगत शीर्ष है डी। तो ओ के संगत एफ, एफ के संगत ओ, डी के संगत डी और डी के संगत डी। अब बच गया कौन सा, एक तो ए और एक ई, तो ए के संगत ई हो जाएगा और ई के संगत ए हो जाएगा, ए के संगत ई और ई के संगत ए। तो ए के संगत हमें शीर्ष मिला है ई, ओ के संगत शीर्ष मिला है हमें एफ, और डी के संगत शीर्ष मिला है हमें डी। तो त्रिभुज ए ओ डी समरूप है त्रिभुज ई एफ डी के। अब देखो समरूप त्रिभुजों में एक नियम होता है कि कोई भी दो त्रिभुज यदि समरूप हैं तो उन त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो देखो संगत भुजाओं का अनुपात बनाते हैं, तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का नाम लिखो। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं में एक तो है AO, एक है OD और एक है AD। अब देखो AO भुजा के संगत भुजा क्या मिलेगी, AO के संगत है EF, तो यहाँ पर लिखो EF। OD के संगत भुजा है FD, तो यहाँ पर लिख दो FD। और AD के संगत भुजा बनेगी ED, तो यहाँ पर लिखो ED। इन भुजाओं का जो अनुपात होगा ये अनुपात होगा बराबर, ये भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। अब देखो AO क्या है, तो AO है इस शंकु की ऊंचाई, और शंकु की ऊंचाई हमने ले रखी है कैपिटल H, तो यहाँ पर लिख दो कैपिटल H बटा EF। देखो क्या है, EF है बेलन की ऊंचाई और बेलन की ऊंचाई है स्मॉल h, तो यहाँ पर लिखो स्मॉल h बराबर। OD देखो क्या है, OD है शंकु की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या है कैपिटल R। FD देखो क्या है, FD ये रहा। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई है R और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई है स्मॉल r, तो कैपिटल R में से स्मॉल r को घटा देंगे तो ये लंबाई बच जाएगी। तो कैपिटल R में से स्मॉल r को घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, FD मिल जाएगा। अब हमें इन्हीं दो भुजाओं का अनुपात लेकर चलना है और यहाँ से हमें स्मॉल h का मान ज्ञात करना है। तो देखो स्मॉल h का मान कितना आ जाएगा, स्मॉल h बराबर आ जाएगा कैपिटल H गुणा कैपिटल R माइनस स्मॉल r बट्टा कैपिटल R। अब इस h का मान रख दो यहाँ पर, तो एक काम करते हैं, इसको तो लिखते हैं समीकरण 1 और इसको लिखते हैं समीकरण 2। इसको तो वैसे समीकरण नहीं बोल सकते हैं, तो लिख लो एक बार ऐसे लिख दो। चलो समीकरण 1 व 2 से समीकरण शब्द हटा दो, तो 1 व 2 से 1 व 2 से क्या मिल जाएगा, देखो 1 व 2 से आएगा 2 पाई r। h की जगह हम क्या रखेंगे, ये मान रखेंगे, तो आ जाएगा कैपिटल H बट्टा कैपिटल R और गुणा में कैपिटल R माइनस स्मॉल r। अब यहाँ पर इस r से गुणा कर दो कोष्टक को, तो यह आ जाएगा 2 पाई कैपिटल H बट्टा कैपिटल R गुणा कैपिटल R गुणा स्मॉल r माइनस स्मॉल r का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आपको 3 राशियाँ दिखाई दे रही हैं, 2 पाई की तो हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि वो तो संख्या है, तो वो तो अचर का काम करेगा। अब देखो आपको एक राशि तो दिखाई दे रही है कैपिटल H, एक राशि दिखाई दे रही है कैपिटल R और एक राशि दिखाई दे रही है स्मॉल r। 3 राशियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पर हम बात करें कि इनमें से कौन सा चर है और इनमें से कौन सा अचर है। तो वापस देखो प्रश्न पर चलो, हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिकतम होगा। तो आकृति की बात हो रही है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिकतम, बेलन की बात हो रही है। इसका मतलब बेलन की ही राशियां चर का काम करेगी, अन्य राशियों को हम अचर में लेंगे। तो यहाँ पर देखो ये जो कैपिटल H और कैपिटल R है ये तो बेलन की राशियां नहीं है, ये किसकी राशियां हैं, ये है शंकु की राशियां। तो बेलन की राशियां न होने के कारण अब ये किसका काम करेगी, ये अचर का काम करेगी। तो यहाँ पर चर क्या है, केवल चर है केवल R। तो हमने इसको
अधिकतम दिखाना था और इसको यहाँ पर हमने एक चर में भी बदल लिया, एक चर में बदल लिया। अब हम इसको फलन लिख लेंगे और फलन हम इसका नाम लिख लिया एफ आर। आर ही क्यों लिखा? क्योंकि ये फलन किसके पदों में लिखा हुआ है? चर आर के पदों में लिखा हुआ है। अब हमें क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने, तो पहले आर के सापेक्ष अवकलन करूं, तो आर के सापेक्ष अवकलन करने पर आएगा एफ डेस आर बराबर, ये तो अचर है तो ये तो बाहर ऐसा कैसा रहेगा 2 पाई एच बट्टा आर। अवकलन कर दो तो यहाँ पर आएगा आर माइनस 2r। अब यहाँ से एफ डेस आर को शून्य के बराबर रखो और चर आर के मान ज्ञात करो। देखो तो 2 पाई एच बट्टा आर गुणा आर माइनस 2r बराबर 0। अब देखो 2 पाई तो शून्य होता नहीं है, एच और आर भी शून्य नहीं होगा, क्योंकि एच और आर शून्य हो गया तो फिर ये शंकु ही नहीं बनेगा। तो 2 पाई एच बट्टा आर ये तो शून्य के बराबर होगा नहीं, तो फिर शून्य के बराबर कौन होगा? शून्य के बराबर होगा आर माइनस 2r। और यहाँ से देखो आर का मान क्या आ गया? आर बराबर आ गया आर बट्टा 2। ये हमें आर का मान मिल गया, मतलब ये हमें क्रांतिक बिंदु मिल गया। और देख लो और क्रांतिक बिंदु मिल सकते हैं क्या? तो यहाँ पर फलन देख लो, फलन कौन सा लिखा हुआ दिख रहा है आपको? फलन है ये बहुपदीय फलन, और बहुपदीय फलन में अब आपको यहाँ पर और कोई क्रांतिक बिंदु नहीं मिलेगा, तो ये एक ही क्रांतिक बिंदु है यहाँ पर। तो लिखो इसको क्रांतिक बिंदु, क्रांतिक बिंदु, क्रांतिक बिंदु हमें मिला है r बराबर r बट्टा 2। अब ये जो क्रांतिक बिंदु हमें मिला है, इस क्रांतिक बिंदु पर हमें एफ डबल डैश का चिन्ह देखना है। तो एफ डबल डैश याद करते हैं पहले, तो एफ डैश कहाँ पर है? देखो एफ डैश रहा ये, एफ डबल डैश याद कर लो। तो एफ डबल डैश r बराबर 2 पाई एच माइनस आर। यहाँ पर अवकलन होगा तो r का अवकलन हो गया 0 और माइनस 2r का अवकलन हो गया माइनस का 2, तो 0 माइनस 2 कितना देगा? माइनस का 2। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ माइनस 2, माइनस 2 से गुणा होकर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा माइनस का 4 पाई एच बट्टा आर। अब हमें इस क्रांतिक बिंदु पर इस एफ डबल डैश का चिन्ह देखना है, तो इस एफ डबल डैश में जहाँ जहाँ आर दिखाई दे रहा है वहाँ पर रख दो आर बट्टा 2। तो एफ डबल डैश आर बट्टा 2 बराबर माइनस 4 पाई एच बट्टा आर। अब देखो यहाँ पर इस चिन्ह को छोड़ दो एक बार और इसकी बात करते हैं हम, चिन्ह के अलावा हम इसकी बात करेंगे। 4 पाई का चिन्ह किसका है? प्लस का। एच और आर लंबाइयाँ हैं तो ये भी किसकी होंगी? प्लस की। तो कुल मिलाकर 4 पाई एच बट्टा आर ये तो है प्लस का। प्लस की संख्या माइनस से गुणा होगी तो वो किसकी संख्या बन जाएगी? माइनस की संख्या बन जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर हमें एफ डबल डैश का चिन्ह मिला है माइनस का, तो हम लिख सकते हैं अक्ष बराबर आर बट्टा 2 पर एफ डबल डैश है 0 से छोटा। 0 से छोटा है, इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर बट्टा 2 पर ये जो फलन एफ है ये फलन होगा उच्चतम। ये फलन कौन सा मान ग्रहण करेगा? ये फलन उच्चतम मान ग्रहण करेगा। तो इस बात को यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर लिख रहा हूँ आर बराबर आर बट्टा 2 पर फलन एफ उच्चतम है। यहाँ पर देखो निरपेक्ष शब्द हमें काम में नहीं लेना है, उच्चतम होगा। और ये फलन देखो कौन सा है? ये फलन देखो हमने कहाँ से बनाया? ये फलन बनाया हमने यहाँ से। और ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम इस फलन की जगह क्या लिख सकते हैं? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ऐसा भी लिख लेंगे आर बराबर आर बटा 2 पर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उच्चतम है। तो ये बात तो हमने दर्शा दी, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिकतम है।
अब देखो हमने यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो अधिकतम दिखा दिया। अब हमें क्या दिखाना है, अब हमें यह भी दिखाना है कि जब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिकतम हो तब बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होनी चाहिए, यह भी हमें दिखाना है। तो देखो बेलन की त्रिज्या क्या है, बेलन की त्रिज्या है स्मॉल आर बराबर शंकु की त्रिज्या है कैपिटल आर बटा 2, ये हमें दर्शाना है। तो देखो जब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उच्चतम है या अधिकतम है तब बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की क्या है, आधी है। तो ये बात यहाँ पर फिर से लिख दो, अतः r बराबर r बटा 2। ये दो बातें ही हमें इस प्रश्न में दिखानी थी। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे के प्रश्नों को हल करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।